हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 10 का। ये चैप्टर 2 है। चैप्टर पहले फर्स्ट मैंने पढ़ाया आपको। बहुत अच्छा चैप्टर था। उसमें आपने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको वन बाय वन जितना मैं पढ़ाऊँ सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए, क्योंकि अगर आपको यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है स्पेशली, तो आप ऐसे ही कोई चीज़ स्किप मत करिए। किसी के बहकावे मत आइए कि ये चीज़ स्किप कर दो, वो चीज़ स्किप कर दो। पहले तो आपको पूरी चीज़ अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कितना कंठस्थ कर चुके हो और कितना आपको स्किप करना है। लेकिन पहली बार तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करना ही पड़ेगा। तो इसको एकदम स्टोरी की तरह बस सुनिएगा। अगर आपका वीडियो देखने का मन है तो कान में ईयरफोन लगाइए और आराम से सुनिए। वैसे तो मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आई होप आपको थोड़ी सी पसंद तो ज़रूर आएगी। फिर भी क्या कर सकते हैं, आवाज़ नहीं अच्छी है तो। एनीवे, मेरा नाम प्रिया है। मैं करवा रही हूँ आपको एनसीईआरटी क्लास 10। तो चलिए स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो ठीक है। तो आज हम करेंगे क्या, भारत में राष्ट्रवाद। एक मिनट, पेन थोड़ा मोटा कर देते हैं। हाँ, ठीक है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे लोग कौन है, पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा हो गया और नए प्रतीकों, नए चिन्हों ने, नए गीतों, नए विचारों ने नए संपर्क स्थापित किया और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया गया। ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखिए कि हमारे देश में चेतना किस प्रकार पैदा हुई। तो ठीक है। अभी तो अपने यूरोप, इटली, फ्रांस सबके बारे में पढ़ा। अब अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे उपनिवेश की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग अपनी एकता को पहचानने लगे। उत्पीड़न और दमन के साथ भाव में ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। पहले की एक पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के अध्ययन किए थे। आप अपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी है। इस अध्याय में 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तक सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए हैं। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह का हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। तो यहाँ पर चित्र देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े जुलूस आम बात थी। तो पहला विश्व युद्ध के खिलाफ पहला विश्व युद्ध जो था, और खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो 1919 के बाद के सालों में हमने देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन एक नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दो गुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। लोगों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918, 19 और 20-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। कितने? 120 से 130 लाख लोग, जो कि बहुत बड़ा मतलब नंबर है। जबरन भर्ती क्या होती है? इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, नया तरीका पेश किया। सत्याग्रह का विचार। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, सबको पता है। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते चलते हुए वहां की
नस्लभेद सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इसी पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार से सत्य की शक्ति, आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न के मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के रास्ते सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए उन्होंने दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़न शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने का विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है और गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाकों का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा के जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे थे। तो ये पूछता है ना, खेड़ा सत्याग्रह सब कुछ हुआ था कभी, तो आप याद ही कर लेंगे। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे? कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलता का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वो अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होती है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है और सत्य की आत्मा का आधार होता है। इसीलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है। इसमें प्यार की लौ जलती और अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन का या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियार से लैस हो सकते हैं और होते जा रहे हैं, पर भारत में करोड़ों लोग काफी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया। रॉलेट एक्ट क्या होता है? तो इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। तो सब सिस्टमैटिक तरीके से तारीखों को याद करिए। आगे है, भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का अधिकार था। और महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन आभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाली। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा चालू किए गए दमनकारी कानून को करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर के बाहर होने के कारण लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकालने वाले सारे रास्तों को बंद करके सिपाहियों की भीड़ में अंधाधुंध गोलियां चलावा दी और सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने के लिए एक नैतिक प्रभाव का उत्पन्न करना चाहता था। जनरल डायर के हुक सिपाही लोगों को घसीट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे
यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब का है। जैसे-जैसे जलियांवाला बाग का खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, पुलिस से मोर्चा लेने के लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीट-कर चलने और साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गाँवों पर अ बसाए गए। हिंसा फैलते ही देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा संभव नहीं है, आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ऑटोमन साम्राज्य एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ-साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जान कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाना चाहिए। असहयोग ही क्यों? तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगी और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता है? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतें और विधायी परिषदें, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान की शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इस प्रस्ताव का सशंकित थे। नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थक और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ। असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। आंदोलन किस तरह आगे बढ़े, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा। तो आंदोलन के भीतर अलग-अलग धाराएं देख सकते हैं आप। तो क्या हुआ? तो यहाँ पर जो हुआ असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक को अपनी-अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग-अलग थे। शहरों में आंदोलन आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते हैं और समान रूप से केवल ब्राह्मण को मिल पाते, इसलिए पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों को पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। लेकिन 1921 और 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था और उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों को का व्यापार करने या व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा।
पिकेटिंग क्या होता है? प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने के रास्ते पर रोक लगा देते हैं। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा और इसके कई कारण थे। खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महँगा होता था और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। मिलों के कपड़ों का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं की स्थापना ज़रूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थियों और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। तो ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, तो शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष में भी आंदोलन में समा गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले भी फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसान से भारी भरकम लगान और तरह-तरह के कर वसूल करते थे। किसानों को बेगार करना पड़ता था और पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार-बार पट्टे की जमीन को हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायत ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँवों का दौरा किया और गाँव वालों से बातचीत की, उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर से इस पूरे इलाके के गाँव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनमें कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। और 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि जब तक कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बाँट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयाँ कक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। बेगार क्या होता है? बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना। गिरमिटिया क्या होता है? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ही मजदूर एग्रीमेंट कहने लगे, जिसमें आगे चलकर इन मज़दूरों को गिरमिटिया मज़दूर कहा जाने लगा। अंग्रेजी में इसे इंडेंचर्ड लेबर कहा जाने लगा। फिर गतिविधि क्या थी? अगर आप 1920 में उत्तर प्रदेश में किसान होते तो स्वराज के लिए गांधी जी के आह्वान पर क्या प्रतिक्रिया देते? 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बरदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। जब बरदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इससे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। आदिवासी किसान ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला हुआ था। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यह भी अंग्रेज सरकारों ने बड़े-बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। और क्या हुआ? लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे और ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्से में थे। न केवल उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीन लिए जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया, तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू का दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं, यह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया।
साथ ही उन्होंने यह दावा किया था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस संस्थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुका था। बगानों में स्वराज की बात करें तो क्या हुआ? तो महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बगानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब था कि उन दीवारियों में जब चाहे आ जा सकते थे। अ, उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 ने इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागान में काम करने वाले मजदूरों के बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती और इजाज़त उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बगान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हरेक को गाँव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फँस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की। इन स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वयं स्वराज शब्द का अपने-अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसी युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो एक अखिल भारतीय आंदोलन ने भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन का कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक आंदोलन का अंग बन जाते थे। उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था ये सब। तो गोरखपुर स्थित चौरी चौरा बाजार में गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बाद बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। तो क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्ष से थक चुके थे। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीतिक वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में ऐसे दो तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई थी। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल-पुथल से गुजरने लगे थे। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक नई वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग ने एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उनका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनकारियों में हिस्सा लिया और इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के डोमिनियन स्टेटस गोलमोल से ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव के कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा। उदारवादी और मध्यम वर्गीय नेता डोमिनियन के भीतर संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की औपचारिक रूप
रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। जब स्वतंत्रता की इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। तो नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी नमक एवं शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और मांग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारादारी को महात्मा गांधी ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया गया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटस की तरह मतलब चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देगी और इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी ने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनते आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेज का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया और आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, इसके बारे में आप बताएंगे। इस बार लोगों ने को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी और किसानों ने लगान और चौकीदारों को चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे और बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने लगे और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी और बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बंद गाड़ियों और पुलिस को गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीनों बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूर ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर भवनों और अदालतों, रेलवे स्टेशनों और पर हमले करने शुरू कर दिए। भव्य सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग को गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिया। इसे गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। तो गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यहाँ वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनकारी बहिष्कारों जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया और साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उनकी गति मंद पड़ने लगी। तो क्या हुआ आगे? लोगों ने आंदोलन कैसे लिया? तो आइए देखें कि सिविल नाफरमानी पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे? उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया और उनके आदर्श क्या थे? उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे?
गाँव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों को खेती करने के कारण भारत व्यापार मंदी और गिरती कीमतों में से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया। उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें बहुतों ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे और जमीन खरीद लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदार के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया और क्या हुआ फिर? वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया। उनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्ट के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने पर प्राय हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। तो आगे क्या हुआ? व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी? उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया? पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया। वे लगातार हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण व्यवसायिक गतिविधियां रुकावट में आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों का संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एवं कॉमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। पहले सिविल नफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने व बेचने से इनकार कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार और औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी। व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया था। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों के समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां 1819 का देख सकते हैं। बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट खिलाफ गांधीवादी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा गांधी जी असहयोग आंदोलन का वापस लेना था। 1924 में अलूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी, 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हुआ और 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर देती है। 1930 में क्या होता है? आम्बेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। मार्च 1930 में गांधी जी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं और मार्च 1931 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं और 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ होता है। ठीक है। औद्योगिक श्रमिक वर्ग में ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूर ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन या व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की, 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचाती रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतों
औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर मतलब आ जाती हैं। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया और नमक बनाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की। बहुत सारी महिला जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी ने आह्वान किया, जो औरतें राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। मतलब हिस्सा ले रही थी। गांधी जी ने आह्वान किया था कि औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने लगा था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना भी औरत की असली कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनका प्रतीकात्मक उपस्थिति में भी दिलचस्पी थी। सविनय अवज्ञा की सीमाएँ क्या थी, ये भी देख लेते हैं। तो सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थी। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़न कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती थी। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। महिला ढोने वालों के खिलाफ काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों से आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें, अस्पृश्यता के पाप को छोड़ दें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहां से भी विधायी परिषद के लिए केवल दलितों की चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। महाराष्ट्र नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर पर दिखाई देती है कि उनके संगठन काफी मजबूत थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन, मतलब डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली, तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए गए। इससे दलित वर्गों, जिन्हें आबाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से ही होता था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को की शंका से दृश्य देखता रहा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, 1935 का चित्र है। भारत के कुछ कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इसमें कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम नेता में से मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम प्रभुत्व प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर बहस मुबाहिस्ता चल रही थी कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी। इससे इससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुसलमान
मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनके भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति पहचान खो जाएगी। तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पर मोहम्मद इकबाल के मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हित की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचन की जरूरत पर एक बार फिर से जोर दिया। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज उठी, उनका बौद्धिक औचित्य उनके इसी बयान से उपजा था। उन्होंने जो कहा वो इस प्रकार था। उन्होंने कहा, क्या कहा था? मुझे कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर अस्थायी सांप्रदायिकता दायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को उसके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए, तो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगा। प्रत्येक समूह को अपने तरीके के स्वतंत्र विकास का अधिकार है। यह भी सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा। जो समुदाय अन्य समुदायों के प्रति दुर्भावना रखते हैं, वह नीच और अधम है। मैं उन अन्य समुदायों के रीति रिवाजों, धर्मों, सामाजिक संस्थाओं का आगाज सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार यह मेरा दायित्व है कि अगर जरूरत हो तो मैं उनके उपासना स्थलों की भी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समूह से प्रेम करता हूँ। मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार और अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है। इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समा दिया है। ठीक है। तो सामूहिक अपनेपन का भाव देख सकते हैं हम। अगला है, ये कौन है? ये बाल गंगाधर तिलक है, 20वीं सदी के शुरू की तस्वीर है। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगे कि ये एक राष्ट्र के अंग है। जब एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों को मस्तिष्क में एक यथार्थ रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों और भाषाओं से संबद्ध अलग अलग समूहों में सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया? सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी, जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व चित्र, गीत, चित्र और प्रतीक सभी राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। ये चित्र आप देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। तो इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है, जिसके ज़रिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। इसी छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में उन्हें अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया और स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में अब नींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। ये जो छवि देख रहे हैं, अभिनीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। और इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। आगे चलकर इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार ये तस्वीर बनाने लगे। तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। और राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्जा देना शुरू कर दिया। वे लोक गीतों को, जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारी उस परंपरा संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं, जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी हैं। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत पर गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर भी लोक कथा, गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य हैं। यह लोगों के असली विचारों, विशेषताओं की सबसे विश्वसनीयता अभिव्यक्त करते हैं। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज्यादा जागरूक होते गए।
बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसे ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों में प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासक के प्रति अवज्ञा का संकेत था। ये भारत माता की ये छवि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत थी। ये भारत माता के हाथों में त्रिशूल और हाथी व शेर के बीच खड़ी है। ये दोनों ही शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। इतिहास की पुनर्व्याख्या का राष्ट्रवाद का भावना पैदा करने का एक साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते-आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से बढ़ाया जाना चाहिए। और अंग्रेज की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए आदिम लोग थे, जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमय प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया। राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत से भारत की महानता, उपलब्धियों पर गर्व और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा के मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया गया था। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था, वह हिंदुओं का अतीत था। तो जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था, वे हिंदू प्रतीक थे। इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। तो क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकलता है इन सभी को पढ़कर? अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साथ संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों में संतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग-अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना-अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया। एक समय समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर ना चला जाए। यही वजह थी कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ जाते थे। संक्षेप में जो राष्ट्र उभर रहा था, औपनिवेशिक शासन को मुक्ति की चाहत रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में औरतों का जुलूस आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव में भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? अ, जो ध्वजवर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीय तत्काल हस्तांतरण छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 की बम्बई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो मरो का भाषण दिया। भारत छोड़ो की इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर, किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण अरोड़ा, आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल से मातंगिनी हाजरा और असम के कनकलता बरुआ और उड़ीसा की रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में एक वर्ग अधिक समय लगा। तो कैसा लगा ये आपको? पूरा खत्म हो गया बहुत सारे चीजों के बारे में। बहुत सारे आंदोलन को तो आपने यही कवर कर लिया। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ क्या है पढ़ना है, तो इसमें बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखिए। तो सारे आंदोलन को लगभग कवर कर दिया गया है। जो भारत में क्या किया, जो भारत और समकालीन विश्व में
के बारे में तो है ही ये। तो ठीक है, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध कैसे-कैसे आंदोलन किए गए, सब कुछ आपको इस चैप्टर में मिल गया। तो इसको अब रिवाइज़ कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।